हेलो बच्चों, इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। और इस सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी के जेईई मेंस के सारे फॉर्मेट्स इस वीडियो में रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24, a प्लस बी हमें दे रखा है 24। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स, उनका जो प्रोडक्ट है नॉट लेस देन मतलब greater than or equal to 3/4 times their greatest possible product। तो इसका जो greatest possible product है वो कितना हो सकता है, वो हमने लिखा a प्लस बी बाई टू AMGM यूज कर रहा हूं मैं, अंडर रूट ए बी। तो ये 12,144 जो इसका ए बी का ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट 144। तो ए बी जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 4 से कैंसिल करो, कितना बन रहा है ये 3 पर ही हो रहा है ना, 3 और 6 36, और ये 36 को इंटू 3 किया हमने 108। तो ए बी का प्रोडक्ट हमें चाहिए 108 से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स 24 है। प्रोबेबिलिटी दैट जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 108। तो दो नंबर्स का सम हमें 24 करना है। ये कितने तरह से पॉसिबल है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 1 के साथ 23 से अगर हम स्टार्ट करते हैं और जाएंगे हम 23 के साथ में 1 तक, तो इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मेरे पास में आ रहा है ये टोटल 23 आ रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ऊपर हमें प्रोडक्ट 108 से ज़्यादा चाहिए। 108 से ज़्यादा अगर चाहिए प्रोडक्ट, तो हमने स्टार्ट किया दो नंबर्स जिसका सम, तो 123 तक तो नहीं होगा। अगर हम चलें 4 20 80 हो जाएगा, 5 19, और अगर आगे मैं यहाँ लिखूँ 6 18, 6 और 18 हो जाएगा 108। इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 108। तो 6 18 से लेकर 18 6 तक के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन सबका प्रोडक्ट 108 के इक्वल रहेगा या 108 से ज्यादा रहेगा। तो 6 18 से 18 6 तक कितने नंबर्स या कितने पैर्स हमें दिख रहे हैं, तो 6 से 18 आ जाएगा अपने पास में 12 13 पैर्स हो जाएंगे। तो ये आ रहा है 13/23 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसमें 13 और 23 का HCF 1 है, बिल्कुल सही बात है। तो n माइनस मतलब 23 माइनस 13 आ जाएगा अपने पास में 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। और सेकंड मैंने दो क्वेश्चंस रखे हैं एक तरह से, मतलब ये अपना सेकंड हो जाएगा और ये क्वेश्चन है थर्ड। दोनों क्वेश्चन को साथ में रखने का एक पर्पस है, तुम एक एक करके दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फर्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है टू इंटीजर्स x एंड y आर चोजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दीज सेट्स। तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि विद रिप्लेसमेंट चूज करना है। प्रोबेबिलिटी की मॉड x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो उनका जो डिफरेंस है वो 5 से ज्यादा चाहिए। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, x को चूज करने के 11 वेज और y को चूज करने के 11 वेज। यहां तक तो ठीक है। अब हमें x और y ऐसे पिक करना है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना रहे, 5 से ज्यादा रहे। तो x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो अगर मैंने x को 0 रखा तो y के लिए चॉइसेस क्या रहेंगी, 6 से 10 5 चॉइसेस, प्लस x को 1 रखा, x को 1 रखा तो y के लिए चॉइसेस रहेंगी 7 से 10 4 चॉइसेस। उसके बाद में 2 रखा तो 3 चॉइसेस, 3 रखा तो 3 के लिए फिर 2 चॉइसेस हो जाएंगी, और प्लस 4 रखा तो 4 के लिए डिफरेंस 6 से ज्यादा चाहिए, एक ही चॉइस बचेगी, कौन सी 10। और 5 अगर रखते हैं हम, ठीक है 5 अगर रखते हैं तो 5 के लिए हमारे पास में ना तो इधर है ना उधर है, 0 चॉइस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद 6 7 8 9 10, इन सब के लिए वही सेम चीज रिपीट हो जाएगी। तो जितनी 5 के लिए चॉइस है उतनी 6 के लिए होगी क्या, 6 के लिए 0 हो जाएगी। एक सेकेंड, 6 के लिए हम यहां पर आ जाएंगे, 6 के लिए वही होगी जितनी 4 के लिए चॉइसेस थी। कैसे, 6 के लिए हम 7 8 9 10 में तो नहीं जा सकते, लेकिन पीछे अगर ध्यान से देखो तो 0 पिक करा जा सकता है। तो 6 के लिए एक चॉइस हो जाएगी, 7 के लिए भी कितनी चॉइस हो जाएगी, यहां पर अगर लिख रहा हूं 6 के लिए एक चॉइस, 7 के लिए 2 चॉइसेस,
7 के लिए कौन सी दो, 0 एंड 1। इसी तरह से 8 के लिए 3 चॉइसेस और 9 के लिए कितनी चॉइस हो जाएगी, 4, और 10 के लिए फिर से कितनी चॉइस हो जाएगी, 5। तो ये ऊपर जो मैंने लिखा है वो टोटल कॉम्बिनेशन है जिससे कि मॉड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहे। तो कितना दिख रहा है, तो ये 1 से लेके 5 तक का सम है, n प्लस 1/2 कर दें तो n प्लस 1/2 इंटू 2 कर दिया डिवाइडेड बाय 121। तो दिख रहा है मुझे 30/121 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज ये है कि तुम ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है ए बी द इवेंट दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रेंडमली चोजन रियल नंबर्स इज इन द सैंपल स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू ए। ये भी लगभग वैसा ही दिख रहा है, एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू ए चाहिए अब की बार। अब फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, यहां पर एक्स और वाई जो हम पिक कर रहे थे वो इन इंटीजर्स से पिक कर रहे थे तो हम सीधा काउंट कर पा रहे थे, लेकिन यहां पे हमें इंटीजर्स से नहीं पिक करना, एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 60। तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का। और ध्यान से देखो, तुम्हें एक्स और वाई दो नंबर पिक करने हैं या एक्स और वाई को दो वैल्यूज देनी है, यही तो बात हो रही है। तो क्या हम 2D ज्योमेट्री में 0 से लेकर 60 तक का जो अपना ये प्लेन है, मतलब ये 60,60 है, इसके अंदर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट मार्क करो। मान लो मैंने ये पॉइंट मार्क किया तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, एक्स और वाई दोनों को शो कर देगा। तो हमारा सैंपल स्पेस एक तरह से समझ में आ रहा क्या है, सैंपल स्पेस हो जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया। इसका हर एक पॉइंट एक पॉसिबिलिटी है एक्स और वाई के बीच में। अच्छा, अब जो इसको चाहिए वो चाहिए लेस देन और इक्वल टू ए। तो हमें एक्स और वाई का डिफरेंस यहां पे लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब यहां से आ जाएगा एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। तो इसी को अगर मैं लिख दूं वाई माइनस एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक लाइन बनाते हैं, ए के बारे में इसने कुछ बताया हुआ है हमें, ए के बारे में अगर मैं यहां पर लिखता हूं, एक लाइन मैंने बनाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बनानी पड़ेगी मुझे, और एक बनाने की पड़ेगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये दोनों लाइन्स हमें दिखानी है और a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की लाइन एक बार के लिए ये बना दी, ये लाइन बना दी, ठीक है, और ये है x माइनस ए की लाइन। तो ये पॉइंट क्या है, एक तरह से 0, a है, और इधर वाला कितना है 0, माइनस ए। अब तुम मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो, तुम कह सकते हो कि आपने a की वैल्यू को 60 से कम क्यों रखा है। इमेजिन करो कि अगर a 60 से ज़्यादा हो जाए, मान लो a यहां पर हो जाए इस केस में, और माइनस ए कहाँ हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो हमें कौन सी चीज चाहिए, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा और इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा। तो पूरा जो अपना सैंपल स्पेस था वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्लियरली 1 दिख रही है उस केस में। तो जबकि हमें प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन वाले ने, 11/36 दे रखी है, ये है 11/36। चलो, अब मुझे सैंपल स्पेस तो दिख ही रहा है, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इस एरिया को हम सैंपल स्पेस कंसिडर कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें y एक तरह से लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस ए, मतलब इसके नीचे का हिस्सा, और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसके ऊपर का हिस्सा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या, मतलब ये हमारा डिजायर्ड इवेंट हो रहा है, ये वाला हिस्सा। इसका रेशो हम निकालने वाले हैं। अब देखो, मुझे सैंपल स्पेस का मतलब नीचे का एरिया कितना हो जाएगा टोटल, 60 इंटू में 60, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो हम। और ये जो पिंक स्पेस है एक तरह से इसका रीजन का एरिया अगर हम देखें तो ये पॉइंट कितना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लाइन पर मैंने y को 0 रखा तो a, 0 पॉइंट दिख रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए में अगर मैंने क्या रखा, x को 60 रखा तो ये आ जाएगा 60, 60 माइनस ए। ठीक है, और इसी तरह से ये अगर हम सिमेट्री से देखें तो जितना इस ट्राइंगल का एरिया है, इस ट्राइंगल का, उतना ही इसका एरिया हो जाएगा। तो जो पिंक रीजन है उसका एरिया मैं निकाल रहा हूं, 60 स्क्वायर में से माइनस करा रहा हूं ये दो ट्राइंगल्स का एरिया।
तो हाफ हाफ करके 2 हो जाएगा ये, मतलब ट्वाइस ऑफ हाफ मतलब 60 माइनस ए और 60 माइनस ए का ही स्क्वायर, ये लेंथ 60 माइनस ए और ये लेंथ 60 माइनस ए का स्क्वायर। ये है अपनी प्रोबेबिलिटी जो कि क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 11/36। तो ये कैंसिल किया हमने, ये बन रहा है 60 स्क्वायर या 60 प्लस 60 माइनस ए और इंटू में 60 माइनस 60 प्लस ए और इधर मुझे दिख रहा है ये 1100 और ये आ रहा है 120 माइनस ए इंटू में a इज इक्वल टू 1100, ए स्क्वायर माइनस 120 ए प्लस 1100 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज होता हुआ अच्छे से दिख रहा है, a माइनस 110 a माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये आ जाएगा a माइनस थोड़ा सा सही, a माइनस 10 होना चाहिए, सही बात है। यहाँ से कितना आ जाएगा, a इज 110 और a इज 10। a 110 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो a 110 तो हमने पहले से ही हटा रखा है क्योंकि ये हम किसके बीच में लेकर चल रहे हैं, 60 से छोटा लेकर चल रहे हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, आंसर आ जाएगा इसका 10। तो ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्यों यहां पर मैंने काउंट किया और क्यों यहां पर मुझे रीजन का एरिया कंसिडर करना पड़ा। एज ए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की विद एंट्रीज इधर 0 और 1, E be the event that A is an invertible matrix, then probability of E, मतलब इवेंट E की probability हमें पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो टोटल पॉसिबिलिटीज देखें, मतलब कहने का मतलब जो अपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, फिर इसके पास 2, फिर इसके पास 2, फिर इसके पास 2, डिनोमिनेटर तो मैंने लगा दिया 16। अब मुझे रखना है इसको इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 करवाना है, ठीक है। तो अगर 0 नहीं करवाना हमें, तो 0 कैसे कैसे हो सकता है वो चेक कर लें। तो 16 माइनस करा देते हैं 0 वाले केसेस कि जब जब ये क्या होगा 0 होगा। तो 0 कराने के लिए इसको प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट हो रहा है, तो या तो मैं 1 माइनस 1 कराऊं या फिर मैं 0 माइनस 0 कराऊं। दो तरह से हम 0 करा सकते हैं। 1 माइनस 1 कराने का तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 1 1 1, तो सब कुछ ही क्या रख दिया 1 1 1 1 रख दिया। 0 0 कराने के लिए देखो, इसको 0, इसके प्रोडक्ट को 0 कराने के कितने ऑप्शन है, 1 0 0 1 या 0 0, 3 चॉइसेस हैं इसको 0 करने के, इसको 0 करने के और इसके प्रोडक्ट को 0 करने के, इसके भी 3 चॉइसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम 10 तरह से क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करा सकते हैं। तो टोटल में से 10 तरीके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6/16 मतलब 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। Two numbers k1 and k2 are randomly chosen from the set of natural numbers, then the probability that value of I to the power k1 plus I to the power k2, I दे रखा है आयोटा मतलब, ठीक है। तो हमें I to the power k1 प्लस I to the power k2 नॉन जीरो चाहिए, ठीक है। तो आयोटा की कौन कौन सी पावर जीरो हो सकती है, तो देखो आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा और फिर 1 और फिर वापस क्या आता रहेगा आयोटा। तो या तो अगर हम जीरो देख लें कि कैसे कैसे जीरो हो सकता है, तो आयोटा के साथ माइनस आयोटा हो या फिर -1 के साथ 1 हो, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब इन दोनों का सम क्या हो जाए, जीरो हो सकता है, ठीक है। हमें जीरो नहीं करना। तो टोटल अगर हम देखें, 2 नंबर्स k1 k2 आर रैंडमली चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम नंबर पिक कर रहे हैं, तो आयोटा का साइकिल 4 का होता है। तो हमें जो नेचुरल नंबर्स है उसको 4 कैटेगरी में ब्रेक कर रहे हैं, 4 के मल्टीपल्स, 4 के +1 टाइप के नंबर, 4 के कहीं k1 k2 से कंफ्यूज करो तुम, तो मैं इसका नाम ही चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 4 लैम्डा टाइप के नंबर, या 4n+1 टाइप के नंबर, 4n+2 टाइप के नंबर, 4n+3 टाइप के नंबर, ठीक है।
अब हम देखें तो हम ये 4 कैटेगरीज है नेचुरल नंबर्स की। अगर हम 4 की मल्टीपल होने की बात करें तो 4 का मल्टीपल हो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता हो, 2 आता हो, 3 आता हो, ये 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, हमें चाहिए इसका सम 0 ना हो। तो 0 कैसे कैसे हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तो आयोटा के साथ माइनस आयोटा आ जाए, तो आयोटा के साथ माइनस आयोटा मतलब हम चाहें इसकी पावर 1 के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाए, तो हम एक नंबर यहां से उठा लें, एक नंबर यहां से उठा लें। तो हम कर क्या रहे हैं वो लिख देता हूं पहले। तो हम कर रहे हैं, आंसर जो अपना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की सम कितना हो 0 हो, ये वाला हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 4n+1 टाइप का नंबर पिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, क्योंकि 4 में से कोई एक उठाओगे, मतलब 4 कैटेगरीज में कोई एक नंबर पिक हो, इस टाइप का हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/4। और दूसरा इस टाइप का पिक हो 1/4, या इसको पलट भी दें कि पहला जो नंबर है K1 वो 4n+3 टाइप का हो जाए, दूसरा 4n+1 टाइप का हो जाए, तो इंटू में 2 भी करा दिया। प्लस हम एक नंबर 4n टाइप का पिक कर लें और एक नंबर 4n+2 टाइप का पिक कर लें। तो एक नंबर 4n टाइप का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरा नंबर 4n+2 टाइप का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और इनटू में ये जो पहला नंबर 4n का हो, दूसरा 4n+2 का हो, या पलट जाए, मतलब पहला नंबर 4n+2 टाइप का हो, दूसरा नंबर 4n टाइप का हो, तो इनटू में क्या आएगा 2। तो ये बन रहा है 1/16, मतलब 1/8 + 1/8, ये आ रहा है 1/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 1/4, 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अपना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है ABC डिनोट द आउटकम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रूल्स ऑफ फेयर टेट्राहेड्रल डाई। ठीक है, ABC डिनोट द आउटकम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रूल्स ऑफ a fair tetrahedral die whose 4 faces are marked 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट डाई पर जो आ रहा है वो A है और उसका आउटकम, सेकंड पर B है और थर्ड वाले का C बोला है। क्वेश्चन को चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैज ऑल रियल रूट्स। ऑल रियल रूट्स अगर इसको चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो b² - 4ac हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो b अगर मैं 1 रखता हूं तब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो b 1 तो नहीं हो सकता। उसके बाद में b अगर 2 हो जाए तो ये बनेगा b² मतलब 4, और 4 के साथ में फिर ये a की चॉइस बन सकती है, a और c कितना कितना हो जाए 1 1 हो जाए। तो a की पॉसिबिलिटी है जब b 2 हो तब तो a और c दोनों को 1 1 होना पड़ेगा। b अगर 3 हो जाए तो b² कितना आ जाएगा 9, b² अगर 9 है तो ac आ जाएगा 9/4, ac का प्रोडक्ट 9/4 मतलब 2 या 2 से कम रहना चाहिए। तो 1 1 हो सकता है, दोनों 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। तो इस केस में हमें 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है 3 के साथ में, b की वैल्यू 3 के साथ में 3 पॉसिबिलिटी। b अगर 4 है तो यह आ जाएगा 16/4 ac हमें चाहिए उस केस में लेस देन इक्वल टू 4। तो ac में 1 के साथ अगर a 1 है तो वो 1 1 चलेगा, 1 2 भी चलेगा, 1 3 भी चलेगा, 1 4 भी चलेगा। और अगर a को हम करा दें 2 तो 2 1 भी चलेगा, 2 2 भी चलेगा, 3 नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, a को अगर करा दें 3 3 1 भी चलेगा लेकिन 3 2 नहीं हो पाएगा। और a को अगर करा दें हम 4 4 1 चलेगा लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएंगे, हाँ इतना ही हो पाएगा। अच्छा, अब ABC को वैल्यूज अगर दे हम तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, A के पास कितनी चॉइसेस है 4, इसी तरह से B के पास कितनी चॉइसेस है 4, और C के पास कितनी चॉइसेस है 4। और हमें जो आउटकम चाहिए वो कौन से वाले हैं, जिसमें b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/4³ हमें दिख रहा है, ये कैंसिल हुआ 3 पर, 3/16 इसका आंसर है। आंसर अभी नहीं है क्योंकि इसने कहा है 3/16 हमें दे रखा है, HCF 1 है, ठीक है, m+n हमसे पूछा है, तो आंसर इसका आ जाएगा 19, इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7, a board has 16 squares as shown in the figure. Out of these 16 squares, 16 मतलब इसकी बात कर रहा है ये कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं हमें? 16. Out of these 16 squares, 2 squares are chosen at random. The probability that they have no side in common. तो दो रैंडमली पिक करने के टोटल तरीके कितने होंगे? 16C2. कोई भी दो हमने पिक कर लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी दो की कॉमन साइड ना हो। तो कॉमन साइड होने का मतलब हम या तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऐसे पिक कर लें हॉरिजॉन्टल रहते हुए, ठीक है, इस तरह से, या हम दो वर्टिकली ऐसे दो कॉमन पिक कर लें लगातार दो। तो यही दो ही तरीके हैं, मतलब दो तरीके से मतलब इनके काउंट करेंगे, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं, कितने तरह से कर सकते हैं काउंट कर लेते हैं। तो किसी रो में दो कॉन्जिक्यूटिव पिक करने का तरीका 1 2 हो जाए, 2 3 हो जाए, 3 4 हो जाए, तीन तरीके। तो इस रो में 3 3 3 3, तो 3 इंटू 4 ये हो गए। अब यही काम हम किस में कर सकते हैं? कॉलम में भी तो कर सकते हैं, इस रो में भी ये काम कर सकते हैं। इस कॉलम में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, तीन तरीके, 3 3 3, 3 इंटू 4, बीच में प्लस। तो ये कितना है? 12 + 12 24 अपॉन 16 इंटू में 15/2 ऊपर भेज देते हैं। ये कैंसिल हुआ 8 पर, और ये 3 पर, ये 5 पर। आंसर रहेगा 1/5। 1/5 ही बन रहा है। अच्छा, जो हमने फाइंड किया वो तो कॉमन वाला फाइंड कर लिया, मतलब 1/5 प्रोबेबिलिटी है कॉमन होने की, और इसने पूछा है हमसे हैव नो साइड इन कॉमन। तो आंसर तो यही आ चुका है, 1 - 1/5। 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ये रीडेबल तो है ना ये? क्या मैं पढ़ देता हूँ। S be the set of all words that can be formed by arranging all the letters of the word garden from the set S. One word is selected at random and probability that the selected word will not have vowel in alphabetical order. तो गार्डन से जितने भी वर्ड बन सकते थे वो सारे हमें बनाना, यही है ना? सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्डन। तो 6 लेटर का वर्ड है, 6 फैक्टोरियल टोटल वर्ड्स बनेंगे, मतलब कि 720। अब क्वेश्चन वाले को चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वर्ड्स हैविंग वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम पता करें तो हमारे पास में G है, R है, D है, N है। वोवेल्स दो ही हैं, तो AE आने चाहिए, ठीक है। तो AE चिपके हुए नहीं है, ध्यान रखना। तो हमने पहले तो एक काम किया, 6 में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए। तो 6 में से 2 प्लेस सेलेक्ट करने के तरीके 6C2। उन 2 प्लेस पर AE को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है, A फिर E। बचे 4 प्लेसेस और 4 लेटर्स अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, इससे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 माइनस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने की प्रोबेबिलिटी में लिखूं तो 6C2 इंटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 1 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल। ये पूरा कैंसिल हुआ, आंसर आ जाएगा हाफ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 12 पर्सन्स कमिटी फ्रॉम 4 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स एंड 10 प्रोफेसर्स containing at least 3 इंजीनियर, यहां से 3 आने चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 डॉक्टर। 12 लोग की 12% हैं, फॉर्मिंग ए 12 पर्सन कमेटी। 4 2 10, टोटल कितने हैं ये? 16 में से 12 लोगों की कमेटी बनानी है, और हमें चाहिए कंटेनिंग एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स एंड 1 डॉक्टर। तो हमें क्या नहीं चाहिए? इंजीनियर कम से कम 3 होने ही चाहिए, और डॉक्टर कम से कम 1 होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर मैं काउंट करूं केसेस, तो 3 इंजीनियर
और 1 डॉक्टर, या 3 इंजीनियर 2 डॉक्टर, 4 इंजीनियर 1 डॉक्टर, 4 इंजीनियर 2 डॉक्टर। यही सब कुछ हमें चाहिए, है ना। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, बस ये काउंट करके लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, 16 में से कोई भी 12 सेलेक्ट कर लो। ऊपर इसके लिए देखें तो 4C3 इंटू 2C1, टोटल 4 लोग पिक हुए हैं, तो इन 10 में से कितने पिक होने चाहिए, 6, अच्छे नहीं 8, 10C8 प्लस यहां से अगर देखें 4C3 इंटू 2C2 इंटू 10C7 प्लस इससे अगर देखें यहां से आएगा 4C4, 2C1 और 10C7 और प्लस इसको अगर देखें 4C4, 2C2 और इंटू में 10C6। अब बस सिंप्लीफाई ही करना है इसको। क्या हम टोटल माइनस कुछ कर सकते थे क्या इसमें? टोटल माइनस अगर हम करने जाते तो हमें अगर 10 मैं इसमें से पिक कर लूँ, ठीक है, उसमें भी केसेस तो बनाने पड़ ही रहे हैं, तो इसी से चल लेते हैं हम। तो ये मुझे दिख रहा है 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 9/2 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8/6 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8/6 और प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 16, 15, 14, 13 डिवाइडेड बाय 24, ऐसा कुछ बन रहा है। अब अगर हम कैंसिल करना शुरू करें तो अपने पास में 10, 9, 8/6 है, काटते हैं चलो। तो मैंने इसको 2 से कैंसिल किया, इधर मुझे दिख रहा है 3 पर और ये 2 पर, 6 3 पर, 2 पर, 24 8 3 पर और इधर आ जाएगा 3 और ये 7 है, ध्यान रखना। नीचे है अपने पास में 16, 15, 24, ये मैंने कैंसिल किया 2 पर, इधर 3 रहेगा, 5 पर कैंसिल कर दिया। तो 5 इंटू 2 10, 10, 10, 10, 10 कैंसिल किया। अब पूरा सही से लिख देते हैं, ये बन रहा है 36 प्लस 6 इंटू 8 48 प्लस 24 और प्लस 21 डिवाइडेड बाय, नीचे है 14 इंटू में 13, है ना। 14 इंटू में 13 मतलब 2, 5 और 182, और ऐसा कुछ दिख तो रहा है, हाँ 182 जैसा दिख रहा है। ये है 60, 108 और 21, 129 डिवाइडेड बाय 182, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ये। ऑल 5 लेटर वर्ड्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ABCDE and arranged as in an English dictionary with serial numbers, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स तो कितने बनेंगे वो तो हमें दिख रहा है 5 फैक्टोरियल बन रहे हैं, और इनको सीरियल नंबर से हम अरेंज कर रहे हैं इस तरह से अप टू 120 तक। लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर n बी डिनोटेड बाय WN. Let the probability PWN of choosing the word WN satisfy PWN is equal to this. तो हमें इस वर्ड के चूज होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले तो, जैसे ये कौन सा है, PW1 है, फर्स्ट जो वर्ड है उसके चूज होने की प्रोबेबिलिटी, और ये कौन है, PW2 है। तो सेकंड वर्ड के चूज होने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वर्ड से 2 टाइम्स ज्यादा है। फिर उसी तरह से जैसे मान लो लिखूं मैं, PW1 को मैंने नाम दे दिया, मान लो P लिख दिया मैंने, तो PW2 कितना आ रहा है, 2P, और फिर PW3 कितना आ रहा है, 2² P। ऐसे करते करते PW120 कितना आ जाएगा, 2⁻119P, ये बन रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर n बी डिनोटेड बाय दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस चूजिंग द वर्ड WN सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है। इन सब का सम तो क्या रहने वाला है, इन सब का सम तो ऑब्वियसली 1 रहेगा। तो GP दिख रही है, P कॉमन लेने के बाद मुझे 2⁻120 - 1/1
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे p की वैल्यू तो मिल रही है, p आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 120 माइनस 1, ये तो है p। अब मुझे सी डी बी ई ए की प्रोबेबिलिटी पता करनी है पिक होने की। तो सी डी बी ई ए किस सीरियल नंबर पर आएगा, मतलब उसकी रैंक क्या है, ये हमें पता करना है। तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स की मतलब कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स हो जाएंगे। बी से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। सी से स्टार्ट होके पहले ए से वाले कितने रहेंगे, 3 फैक्टोरियल। सी के बाद बी से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल। सी के बाद बी के बाद डी से स्टार्ट होने वाले, अगर हम देखें तो पहले आएगा उसमें, इधर आएगा ए, ये वाले कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। फिर सी के बाद डी के बाद बी, इसमें पहले ए आएगा फिर ई आएगा, ये एक इसका नंबर चला गया। और फिर सी के बाद डी के बाद बी के बाद ई ए आ जाएगा। तो इसकी रैंक या इसका सीरियल नंबर कितना है, 24 24 48 और 6 54 60 और 2 62 63, है ना। तो ये है 64th वर्ड और हमें पता करना है PW64, सॉरी PW64, है ना। और ये कितना आएगा, P इंटू में 2 टू द पावर 63, और इसी को लिख दें हम, P कितना है, ये रहा 2 टू द पावर 63 अपॉन 2 टू द पावर 120 माइनस 1, ये है अल्फा और ये है बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछा है 183, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से पूछा, लेकिन है ये एक तरह से डिक्शनरी वाला जो पीएनसी में क्वेश्चन करते हैं हम, उसी का रैंक वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। E1, E2, E3 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट PE1 दे रखा है, PE2 दे रखा है, PE3 दे रखा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ P1 P2 है, तो P1 P2 का सम पता करना है। तो क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का सम जो होगा PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं, तो सम भी करा लें सबका तो भी वो 1 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ये जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं वो कम से कम नॉन नेगेटिव तो रहनी ही चाहिए। तो हम यहां से लिखें 2 प्लस 3P अपॉन 6 पॉजिटिव रहे, नॉन नेगेटिव मतलब एटलीस्ट नॉन नेगेटिव रहे, 2 माइनस पी अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस पी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से p आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3। ठीक है, और उसके बाद में है यहां से कितना आ रहा है, 2 माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p लेस देन इक्वल टू 2 दिख रहा है, और इधर मुझे दिख रहा है 1 माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p आ रहा है लेस देन इक्वल टू 1। तो एक तो मुझे ये दिखा। दूसरा, अगर हम इसका यूज करें सम, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 2 प्लस 3p अपॉन 6 प्लस 2 माइनस p अपॉन 8 प्लस 1 माइनस p अपॉन 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना क्यों नहीं चेक कर रहा मैं, क्योंकि जब हमने ये अलग अलग ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक कर लिया है, तो वो अलग से चेक करने की जरूरत रही नहीं है। तो अगर एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 824 आ जाएगा। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, 8 प्लस 12p प्लस 6 माइनस 3p और प्लस 12 माइनस 12p लेस देन इक्वल टू 24। तो 12p कैंसिल हुआ, कितना दिख रहा है 14 और 26 माइनस 3p लेस देन इक्वल टू 24। तो 3p आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन रहा है, p आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है और लेस देन इक्वल टू कितना है, 1 है। तो p लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है। मिनिमम वैल्यू 2/3, मैक्सिमम वैल्यू 1, p1 p2 का सम कितना आ जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एन अर्न कंटेन्स 6 वाइट 9 ब्लैक बॉल्स, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 सक्सेसिव, एक बार 4 बॉल्स बाहर निकाली, फिर से 4 बॉल्स बाहर निकाली।
द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल वाइट बॉल्स, ये सारी वाइट आ जाए, एंड द सेकेंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल्स। इजी सा क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहले अगर हम देखें 4 वाइट बाहर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 6c4 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बॉल्स हैं 15c4 आ जाएगा। पहला काम हो गया। अब रिमेनिंग जो बॉल्स हैं टोटल कितनी बचेंगी अपने पास में 11 बचेंगी, उनमें से 4 ब्लैक बाहर आए तो ब्लैक अवेलेबल कितनी है 9, तो 9c4 अपॉन 11c4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब ये जो क्वेश्चन है उनमें एक तरह से जो सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं उनका एप्लीकेशन है। ए और बी दो इवेंट्स दे रखे हैं इस तरह से कि पी ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है और पी ए अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए हमें, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पी बी अपॉन ए आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x बहुत आराम से फैक्टराइज हो रही है। 4x 3x माइनस 1 और माइनस 3x माइनस 1, x आएगा 1/3, x आ जाएगा 1/4। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये बन रहा है पी ए बार यूनियन बी बार अपॉन पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। यहां पर इसको ध्यान रखो कि हम ए बार यूनियन बी बार को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, इसी तरह से ए बार इंटरसेक्शन बी बार को लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल बार। और ये भी ध्यान रखो कि पी ए बार का मतलब है 1 माइनस पी ए। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। तो ये लिखा मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी का होल बार, और इसको लिखा मैंने 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी तो दे रखा है लेकिन पी ए यूनियन बी नहीं दे रखा। यहां से अगर मैं देखूं तो अपने पास में पी ए अपॉन बी, इसने रूट्स के बारे में कुछ कहा नहीं कि कौन से वाला है, तो हम किसी भी एक को मान लें। अगर पी ए अपॉन बी कितना है 1/3 है, तो ये लिखा मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, पी ए इंटू में पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं पी बी इंटू में पी ए अपॉन बी। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोस में मैंने थ्योरी के साथ में बात करी है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर इसका यूज़ करें तो मुझे आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा ये पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 0.1 इज इक्वल टू पी बी हमें नहीं दे रखा, पी ए अपॉन बी हम लेकर चले मान लो 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू पी ए, और पी बी अपॉन ए कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि उसने रूट बताया ना। तो यहां से पी ए कितना आ रहा है 0.4 और पी बी कितना आ रहा है 0.3, और पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा पी ए प्लस पी बी 0.7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.1 मतलब 0.6। अब बस लिख देना है इसको 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.6 0.9 अपॉन 0.4, 9/4 इसका आंसर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेट थ्योरी इंटरसेक्शन यूनियन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलर सा फॉर्मेट है, 12 है या 14 है क्वेश्चन, है ना 14। ए एंड बी टू इवेंट सच दैट पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बार हमें दे रखा है 0.5। ए इंटरसेक्शन बी बार को अगर वेन डायग्राम से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है ये वाला हिस्सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दे रखा है 0.5, पी ए दे रखा है 0.7 माइनस 0.5 हमें मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी।
कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बी बार डिनोट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऑब्वियसली हमने ये माना था, ये हमें चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, पी बी अपॉन ए यूनियन बी बार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मैं इसको लिख सकता हूं पी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी बार। ठीक है, अब मेरे पास में पी ए है, पी बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, सब कुछ है। यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा रहे हैं, मैं तुम्हें बता भी रहा हूं साइड में यहां पर कि देखो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी अगर लिखा हो तो उसको लिख सकता हूं मैं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसी बात का अगर मैं यहां पर यूज करूं तो ऊपर मुझे दिख रहा है पी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार, नीचे दिख रहा है ए यूनियन बी बार, तो ए सारा कुछ आना चाहिए और बी बार सारा कुछ आना चाहिए। तो ए यूनियन बी बार का मतलब ये पूरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा हो जाएगा क्योंकि ए भी सब कुछ है और बी बार वाला भी सब कुछ आना चाहिए। तो कौन सा बचा है तुम्हें दिख रहा है? तो अगर मैं नीचे वाली बात लिखूं तो वो तो है 1 माइनस ये वाला हिस्सा हटाना है। तो कौन सा हिस्सा है ये? पीबी में से पी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ हम हटा रहे हैं, ये बना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो पी बी इंटरसेक्शन ए न्यूमरेटर में दिख रहा है मुझे, है ना। अच्छा, बी इंटरसेक्शन बी बार कितना आएगा? 5। इसका यूनियन इसका लेंगे तो क्या रहेगा? यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब तो बस वैल्यूज रखनी है हमें। पी बी इंटरसेक्शन ए कितना है हमने फाइंड किया था 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बी कितना है 0.4 प्लस 0.2, ये बन रहा है 0.2 अपॉन 0.8, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रखना, वापस अटेम्प्ट कर लेना जल्दी से, ठीक है, सेशन खत्म करके या फिर जब भी तुम बाकी क्वेश्चंस करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, तो उसके साथ ये भी जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें दे रखा है अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट अ हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली 2/3 होगा क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहां तक तो हम पहुंचे। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, probability that getting 2 tails and 1 head is, probability of getting 2 tails, तो 2 tails और 1 head कैसे कैसे आ सकता है? T T H T H T और साथ में H T T, इसकी probability T T H के लिए तो 1/3 1/3 2/3, और इसी को इंटू क्या करा देता हूं 3 टाइम्स कर देता हूं, है ना, क्योंकि इन सबको क्या करना है मुझे? ऐड करना है। तो ये क्या दिख रहा है? 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। 1 die has 2 faces marked 1, मतलब 2 पर 1 लिखा हुआ है, 2 faces marked 2 तो 2 2, 1 face marked 3 and 1 face marked 4. Another die has 1 face marked 1, 2 faces marked 2, 2 faces marked 3 and 1 face marked 4. The probability of getting the sum of numbers to be 4 or 5 when both of dice are thrown together. हमें चाहिए sum 4 या 5। अब 4 या 5 कैसे कैसे आ सकता है, जल्दी से हम देख लेते हैं। 4 आ सकता है पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, और पहले पर बस, अरे 3 के बाद 3 क्यों लिखा मैंने? 3 के बाद 1, या तो ये हो सकता है। दूसरा 5 लाने के लिए 1 के साथ 4 आ जाए, फिर 2 के साथ 3 आ जाए, फिर 3 के साथ 2 आ जाए, और फिर 4 के साथ 1 आ जाए। ये दो ही तरह से, मतलब या तो सम 4 लाना है हमें या 5 लाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 और 3, पहले पर 1 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
1 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, और दूसरे पर 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहां से देखो 2/6, प्लस दोनों पर 2 आ जाए तो 2/6 इंटू में 2/6, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2 पर 2 लिखा हुआ है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। 3 लाने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले से एक ही है 3, तो 1/6, और दूसरे से 1 आ जाए एक ही है 1/6, और प्लस मुझे करना है 1/4, तो 1/4 लाने के तरीके, यहां से 1 लाने के 2 ऑप्शन है, इधर से 4 लाने का एक ही ऑप्शन है, प्लस 2/3, 2 लाने की इधर 2 चॉइसेस, इधर 3 लाने की 2 चॉइसेस, 2/6 इंटू में 2/6, प्लस 3/2, 3 लाने की एक चॉइस, 2 लाने की 2 चॉइस, 1/6 इंटू में 2/6, 4/1, 4 लाने की एक चॉइस, 1 लाने की एक चॉइस, 1/6 इंटू में 1/6। तो नीचे तो हमें दिख रहा है 36, ऊपर दिख रहा है 4 + 4 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1, 8, 9, 11, 15, 17, 18 अपॉन 36, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में है A and B alternately throw a pair of dice. A wins if he throws a sum of 5 before B throws a sum of 8. तो A 5 सम लाए और पेयर ऑफ डाइस है, तो पहले तो देखो 5 कैसे कैसे आ सकता है, 1 4, 2 3, 3 2, 4 1, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/36, और B को चाहिए सम 8 चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 और 6 2, ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/36, ठीक है ना, ये 2 6 से स्टार्ट किया, हाँ ठीक है। तो हमें चाहिए बिफोर A throws a sum of 4, find the probability that A wins if A makes the first throw। तो A को जीतने के लिए या तो पहले पर ही आ जाए, फर्स्ट थ्रो पर ही ये मिल जाए, तो मिल जाए इसका मतलब 4/36 कितना है, 1/9, और ये तो है ही, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, 5/36 पढ़ा रहने दें क्या, चलो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इसको लिख देते हैं ऐसे, तो पहले पर ही जीत जाए 1/9, प्लस A ना जीते पहले थ्रो पर, तो इसका मतलब 8/9, लेकिन अगर बी जीत गया फिर ये कैसे जीतेगा, तो इसका मतलब ये भी ना आए, जो बी थ्रो करेगा उस पर ये नहीं आना चाहिए फिर, तो ये कितना है 31/36, और फिर जो थर्ड थ्रो हो उसमें ए जीत जाए, प्लस पहले पर ए हार जाए, फिर बी हार जाए, फिर ए हार जाए, फिर बी हार जाए, और फिर जीत जाए, और इसके बाद तो तुम्हें एक जीपी दिख रही है ना। जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, 8 × 9 × 31/36, फिर इसका स्क्वायर, यही क्या है इसका कॉमन रेशियो है, तो आंसर मैं लिख रहा हूं 1/9 अपॉन 1 - 8/9 इंटू में 31/36, ठीक है। तो 9 अगर हटा रहा हूं मैं, 31/36 है ना, तो ये बन रहा है 9 × 36 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 9 × 36 माइनस 8 इंटू में 31, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 36 अपॉन, यहाँ से अगर मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, 4 तो कॉमन ले सकता हूँ, अंदर रहेगा 4 × 9, 81 माइनस 62, ये 9 पर कैंसिल हुआ, नीचे दिख रहा है 81 - 62 मतलब 19, तो 9/19 है क्या, नहीं 81/62 20, हाँ ठीक है, 9/19 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यह है अपना 17, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब 18 में तुम ध्यान से देखो तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इस पर अलग से भी मैंने बहुत बार बात करी है, अलग वीडियो है इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, तो उसको तुम देख सकते हो। बाकी अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ इसको कवर कर लेते हैं, अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड, लेट x denote the number of tosses required and alpha is this, alpha है या a है, a है, और b है p greater than equal to 3, c है greater than equal to 6 when it is given that x is greater than 3, ये सब हमें पता करना है। चलो, अगर मुझे a पता करना है
कि नंबर ऑफ टॉसेस 3 रिक्वायर्ड हैं, हमें चाहिए 6 लाने के लिए। तो पहले पर 6 ना आए, ये पता कर रहे हैं, 5/6, दूसरे पर ना आए और तीसरे पर आ जाए 1/6। बी को चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। इसका मतलब पहले पर तो ना आए और दूसरे पर भी ना आए, उसके बाद थर्ड पर आए, फोर्थ पर आए, वो सारे केसेस हमने मान लिए। ठीक है, तो यही है कि फर्स्ट सेकंड पर ना आए, ये है बी। अब सी अगर देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इसमें यूज कर रखी है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, वापस लिख देता हूं फॉर्मूला, पी ए अपॉन बी क्या रहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो यहां पर मैंने लिखा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय पी एक्स ग्रेटर देन 3। अब देखो x का ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और नीचे जो x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है इसको लिख देता हूं मैं, पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब x 3 पर नहीं हुआ तो 4th पर ही होगा फिर, है ना, या फिर उससे आगे होगा। ये अपना c है। तो 6th या उससे आगे के थ्रू पर 6 ऑब्टेन करें तो पहले पर, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर 6 नहीं आना चाहिए। तो सिंपली इसको लिख सकता हूं मैं 5/6 टू द पावर, इसको लिखा मैंने पावर 5, और नीचे क्या आ जाएगा 5/6 टू द पावर, पहले 3 पर नहीं आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, पहले 3 पर नहीं आना चाहिए नीचे वाले के अंदर, तो ऊपर लिख दिया 3। तो ये मुझे दिख रहा है 25/36। बी प्लस सी अगर करेंगे 25/36 प्लस 25/36 डिवाइडेड बाय ए 25/36 इंटू में 1/6, ये मुझे दिख रहा है, कैंसिल कर देते हैं, 1 1 2/1/6 मतलब 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 समझा जाए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 balls are selected at random one by one without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। इफ प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, तो पहले तो समझो कि सिंबल बनाना जरूरी है और ये बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो हमें जो चाहिए वो ध्यान से देखो, गिवन दैट सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, तो यहां पर मैंने लिखा B2, ये दे रखा है कि सेकंड बॉल ब्लैक है, हमें पता करना है फर्स्ट बॉल ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, वही सिंबल वापस लिख रहा हूं मैं एक बार, पी ए अपॉन बी क्या रहता है, इनटू में पी बी इसके इक्वल रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये इक्वल रहता है पी ए इंटू में पी बी अपॉन ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इनटू मैंने किया पी B2 और इधर आ जाएगा पी B1 इंटरसेक्शन B2। तो जो मुझे ग्रीन वाली चीज पता करनी है ये आ जाएगा पी B1 इंटरसेक्शन B2 अपॉन पी B2। तो पहली और दूसरी दोनों ब्लैक हो, तो पहली बॉल ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10, और फिर दूसरी भी ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/9, और नीचे सेकंड बॉल ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से देखो पहली ब्लैक हो फिर दूसरी ब्लैक हो, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर पहली वाइट हो जाए और दूसरी ब्लैक हो जाए, यही तो हुआ। और इसको बस अब सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो 10 9 10 9 10 और 6/9 होना चाहिए था, यहां पर ये गलती पकड़ में आ गई, 9 कितना दिख रहा है 30/30 प्लस 24 54, ये कैंसिल होगा, 6 से 5/9 इसका आंसर है। आंसर इसका क्या है m/n, m प्लस n पूछा है, दोनों का सम क्या आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन पढ़ो, B1 कंटेन्स 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स, ये है B1। बैग B2 कंटेन्स 4 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स
and bag B3 contains 5 white and 5 blue balls. One of the bag is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability that the ball is drawn from bag B2. ये एक प्रॉपर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसके थ्रू तुम बेस को समझ सकते हो। जल्दी से बता देता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहला काम जो पूछा है वो सिंबल लिखो उसका। One of the bag is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then probability that the ball is drawn from bag B2. बॉल वाइट है, ये गिवन है, और ये बैग B2 से आए, ये हमें पता करना है। तो ये लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। मैं लिखूंगा, इसी के इंटू में कर देता हूं, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी B2 इंटू में P W अपॉन B2। ये W1 नहीं है, ठीक है, ऐसा हमें ये चाहिए, तो इसको अब लिखते हैं। तो ध्यान से समझो, मैं लिख सकता हूं P B2 अपॉन W इज इक्वल टू P B2 P W अपॉन B2 डिवाइडेड बाय P W। P B2 सेकेंड बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। किसी भी बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रैंडमली पिक कर रहे हैं तो 1/3 ही है। सेकेंड बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी व्हाइट बॉल अवेलेबल है सेकेंड बैग में? 4, तो 4/10 आ जाएगा ये। और टोटल व्हाइट बॉल कैसे कैसे आ सकती है? 1/3 इंटू 4/10 तुमने ऊपर लिखा, नीचे देखते हैं। बैग 1 सेलेक्ट हो, प्रोबेबिलिटी 1/3, उससे व्हाइट बॉल आए 6/10। बैग 2 सेलेक्ट हो, प्रोबेबिलिटी 1/3, उससे व्हाइट बॉल आए 4/10, प्लस बैग 3 सेलेक्ट हो, 1/3 प्रोबेबिलिटी, उससे व्हाइट बॉल आए प्रोबेबिलिटी 5/10। अब बस इसको थोड़ा काट छाट लेते हैं। तो ये है अपने पास में 3 10 3 10 3 10 3 10, ऊपर दिख रहा है मुझे 4, नीचे है 6 4 5 15। तो 4/15 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स। तो बैग में है 4 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स, और बैग 2 में है n व्हाइट बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर्ड टू बैग 2। यहां से एक बॉल निकाली और बैग 2 में हमने ट्रांसफर कर दी। उसके बाद है अ बॉल इज देन ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 2 if the probability that the ball drawn is white is 29/45। तो सीधी सी बात है कि पहला जो पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, उसके 2 पॉसिबिलिटीज है कि या तो वहां से व्हाइट बॉल बाहर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9, और व्हाइट एक एक्स्ट्रा हो जाएगी सेकेंड बैग के अंदर, तो उससे व्हाइट बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर? n+1/n+4। या फिर पहला जो पार्ट है इसके अंदर ब्लैक बॉल बाहर आ जाए 5/9, और इससे ब्लैक बॉल बाहर आ जाए तो इसके अंदर व्हाइट उतनी ही रहेंगी जितनी थी, तो n/n+4। ये हमें दे रखा है 29/45। तो डिनोमिनेटर में तो है 9 इंटू में n+4, ऊपर आ जाएगा 5n+4n, 9n+4 इज इक्वल टू 29/45। ये कैंसिल हुआ 5 पर, और इधर आ रहा है 45n+20 इज इक्वल टू 29n+58, मतलब 116 बन रहा है। कितना आ रहा है ये? 29। 16n इज इक्वल टू 96, n बन जाएगा 6 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं अब, और ये क्वेश्चन नंबर 22 एकदम उसी टाइप का फॉर्मेट है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। हम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी नहीं, इसमें बैग के अंदर कॉइन की बात हो रही है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन्स एंड 1 कॉइन विद हेड ऑन बोथ द साइड्स। तो 19 अनबायस्ड है, या फिर नॉर्मल कॉइन बोल देते हैं उसको मैं, और एक है बायस्ड, या इसको डुअल हेड है तो इसको DH कॉइन बोल देता हूं। DH फॉर दोनों साइड इसके हेड है। 1 कॉइन ड्रॉन एट रैंडम एंड इज टॉस्ड एंड हेड टर्न्स अप।
इसको एक रैंडमली कॉइन पिक किया, उस पर हेड आया। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन वॉज अनबायस्ड, तो ये होने के बाद मतलब सिंबल लिखते हैं इसका, हमें क्या दे रखा है, जो ड्रॉन कॉइन है वो डुअल हेड कॉइन है, गिवन दैट कि पहली बार टॉस करने पर उस पर हेड आया था, यही तो पता करना है हमें। तो इसको मैंने लिखा, इधर लिखा PH, इधर बनाया PTH इंटू में PH अपॉन DH। हमें पता करना है, ये DH से HH काट मत देना, DH सिंबल है, डुअल हेड कॉइन पिक होने की प्रोबेबिलिटी है, ये हमें पता करना है। तो रेंडमली अगर मुझे कॉइन पिक करना हो तो उसके डुअल हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/20। और डुअल हेड कॉइन से टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। और यहां पर है टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो मेरा आंसर सीधा सीधा मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/20 इंटू में 1 अपॉन, डुअल हेड कॉइन सेलेक्ट हो 1/20, तब तो हेड 1 आएगा ही आएगा, प्लस अनबायस्ड कॉइन सेलेक्ट हो जाए 19/20, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 20 20 20 कैंसिल किया, 1 अपॉन 1 प्लस 19/2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 21 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है n² माइनस m², 21² माइनस 4। हमारा नंबर बहुत बड़ा क्यों आ रहा है? अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन ने पूछा था हमसे अनबायस्ड कॉइन के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, और हमने निकाल रखा है डुअल हेड कॉइन के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब या तो मैं पहले स्टेप पर ही अनबायस्ड ही कर देता स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता। अब जब मैंने बायस्ड वाले का मतलब डुअल हेड वाले का निकाल रखा है, तो इसकी अगर इतनी है तो 1 माइनस कर दूंगा, तो 19/21 अनबायस्ड कॉइन के पिक होने का, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो। तो मेरा आंसर क्या लिख दूंगा मैं फिर, 19/21 है तो 21² माइनस 19², 21 प्लस 19 इंटू में 21 माइनस 19 2, 40 इंटू 2 80 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये करते हैं 24 अपना क्वेश्चन हो जाएगा। 3 urns A, B and C contain 4 red 6 black, अच्छा अलग अलग दे रखा है, पहले वाले में 4 red 6 black, दूसरे वाले में 5 red 5 black, और तीसरे वाले में लैम्डा रेड 4 ब्लैक, यही है। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन, है ना, अ बॉल इज ड्रॉन। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न C इज 0.4। तो ये अपना A बॉक्स है, B बॉक्स है, C बॉक्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल ड्रॉ करी, वो रेड आई, और ये रेड जो बॉल आई है ये बॉक्स C से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता रखी है 0.4। तो पहला काम तो यही सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। उसके बाद देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट, अच्छा उसके बाद तो क्वेश्चन अलग ही चला गया, मतलब यही फाइंड करना है पहले तो हमें। तो मैंने लिखा PC अपॉन R इंटू में PR इज इक्वल टू PC इंटू में PR अपॉन C, ये हमें दे रखा है 0.4। रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है वो हम देखें अगर, या फिर अगले स्टेप लिख देते हैं। 0.4 रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है, बॉक्स A से आए 1/3 प्रोबेबिलिटी इंटू में 4/10, प्लस बॉक्स B से आए 1/3 इंटू में 5/10, और प्लस बॉक्स C से आए 1/3 इंटू में लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 4। ये इक्वल्स टू दे रखा है हमें PC, बॉक्स 3 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और बॉक्स C से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4। इसको सॉल्व करके बस लैम्डा निकालना है। तो यहां से मेरा 1/3 1/3 1/3 1/3 कैंसिल, मुझे दिख रहा है 9/10 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4, और इनटू में मुझे दिख रहा है 4/10 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4। एक काम करें, इसको एक बार के लिए x मान लें क्या, तो अपने पास में आ जाएगा 36 अपॉन 100 प्लस 4x/10 इज इक्वल टू x। तो यहां से आएगा 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6x/10, 10 से कैंसिल हुआ, 6 से कैंसिल हुआ, x आ रहा है अपने पास में 3/5, और x कौन है,
लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4, 3/5, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 12, लैम्डा इज 6, यहाँ तक पहुँचे। और अब ये कह रहा है देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहना चाह रहा है? साइड ऑफ द लार्जेस्ट then the square of the length of the side of the largest equilateral triangle inscribed in the parabola lambda square is equal to lambda x। मेरे हिसाब से ये y square होना चाहिए, है ना? y square is equal to lambda x with one vertex at the vertex of the parabola। तो कुछ इस तरह की बात हो रही है। y square is equal to 6x पैराबोला पर हमें ट्राइंगल बनाना है इस तरह से, और हमें करना है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर इस पर 0,0 लाई कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा मैंने, इसको लिखा AT स्क्वायर। ए कितना है? 4 इंटू में 3/2, मतलब 3/2 AT कॉमा AT स्क्वायर कॉमा 2AT 3T, ठीक है। और ये एंगल अगर मैं कितना शो कर दूँ, 30 डिग्री, तो बात बन जाएगी। तो ये आ रहा है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3T अपॉन 3T स्क्वायर बाई 2, मतलब 2/T, यही बनेगा 3T अपॉन 3/2, ठीक है। और ये है 1/√3, तो यहाँ से अपने पास में T आ जाएगा 2√3। तो इसका मतलब ये जो साइड है ट्राइंगल की वो हमें दिख रही है 3/2 इंटू में 2√3 का स्क्वायर कॉमा 3 इंटू में 2√3, 6√3। तो ये दिख रहा है 4, 12 और अपॉन में 2, 18, 6√3। साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी? 18 स्क्वायर 324 प्लस 36 इंटू 3 108, और इसका स्क्वायर ही चाहिए, अंडर रूट करना है, स्क्वायर ही चाहिए। तो ये कितना आ रहा है अपने पास में? 432 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करके हमें इसने वापस कोनिक पर भेज दिया। और ये जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके साथ में रैंडम वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें वेरिएंस, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर क्योंकि मैंने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उसका लिंक, तुम वहां से उस चीज़ को कवर कर सकते हो। मतलब रीसेंट वीडियो ही है, तो सारे अच्छे क्वेश्चन पूरा उसमें कंप्लीट है, पूरा कॉन्सेप्ट, वो तुम वहां से देख लेना।